This तो conference will now be recorded. आज जो चीज के बारे में देखेंगे, वी आर गोइंग टू सी द अर्थक्वेक लोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसमें सॉफ्टवेयर पर। पहले देख लेंगे कि क्या क्या हमारे पास क्या कोड है, किस तरीके से उसको फाइंड आउट करना है। मतलब जो करना चाहते हैं हम लोग क्या करेंगे, पहले मैनुअली कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि जो सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन करता है मैनुअल कैलकुलेशन और सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन से क्या मैच होता है कि नहीं मैच होता है। अब सॉफ्टवेयर के थ्रू करोगे तो कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, पर जानना है कैसे करके क्विक लोड कैलकुलेशन किया जाता है। तो हमारे पास एक सिंपल सा एक दिया गया है, स्ट्रक्चर दिया गया है, फ्लोर प्लानिंग दिया गया है, एलिवेशन प्लानिंग दिया गया है और ये सब कुछ बोला गया है कि डेट लोड क्या है, रूट लोड क्या है, लाइफ लोड क्या है और कहाँ पे क्या करना है, किस चीज के लिए डिजाइन करना है, उसमें एनालिसिस करना है। तो हमारे जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग टाइप है ऑफिस बिल्डिंग टाइप, और वो लोकेटेड है गुवाहाटी में। तो इस गुवाहाटी वाले रीजियन के लिए हमें क्या करना है, अर्थक्वेक लोड का कैलकुलेशन करना है। अब अर्थक्वेक लोड क्या होता है क्या नहीं होता है वही हम देखेंगे आज, और देखने के बाद कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है मैनुअल तरीके से कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, मतलब एनालिसिस करने की कोशिश करेगा सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब सॉफ्टवेयर के थ्रू करोगे तो मैनुअल जो कैलकुलेशन कर रहे थे वो कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर खुद ब खुद क्या करेगा, एनालिसिस कर देगा। तो पहले मैनुअल कैलकुलेशन करके सॉफ्टवेयर थ्रू जो वैल्यू आता है उसके थ्रू कंपैरिजन करेंगे उसमें। ठीक है, तो पहले देखो, जो अर्थक्वेक लोड जब कैलकुलेट करेंगे तो किस चीज के लिए कैलकुलेट करेंगे, वो आता है कहाँ से, आता है इस वाले कोड कोड के थ्रू। ठीक है, IS 1893 पार्ट 1 के थ्रू देखो बोला गया है क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन स्ट्रक्चर 6 रिवीजन। ये 2016 में रिवाइज हुआ है, 6 रिवीजन। तो हमें जो लोड कैलकुलेट करना है अर्थक्वेक लोड के लिए, तो वो क्या चीज है, वो कहाँ से मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं वो देखते हैं। और हमारे जो पास जो डिटेल्स दिया गया है उसके थ्रू कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो भी देखेंगे। तो पहले जो कैलकुलेशन करना है उसके लिए देखते हैं कहाँ पे है, नीचे में होगा। ये कैलकुलेट करना है मुझे, डिजाइन लेटर ऑफ फोर्स। अब लेटर ऑफ फोर्स किसको बोलेंगे, लेटर ऑफ फोर्स बोलेंगे उसी को ही जो फोर्स अप्लाई हो रहा है अर्थक्वेक के टाइम। ठीक है, अब डिजाइन लेटर ऑफ फोर्स क्यों क्यों है, हॉरिजॉन मतलब जो वर्टिकल फोर्स है उसको क्यों नहीं कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए कैलकुलेट नहीं किया जाता है। जो अर्थक्वेक के लिए डिजाइन होता है, अर्थक्वेक लोड के लिए उसमें डिफॉर्मेशन होगा, मतलब उसके लिए मतलब अर्थक्वेक के समय जो बिल्डिंग हिलता है उस लोड की वजह से वो लेटरली हिलता है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए लेटर ऑफ फोर्स को यूज करना है। आप बोलोगे कि लेटर ऑफ फोर्स कौन से तरीके से यूज होता है, मतलब लेटर फोर्स जो आएगा वो किस चीज, कौन सा फोर्स को लेटर फोर्स किया बोला जाता है। समझो कि ये हमारा एलिवेशन था, ठीक है, एलिवेशन डिजाइनिंग है। तो ये क्या है, ये हाइट है, जो हाइट है उसमें। तो हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर इस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस हाइट के लिए, और इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, इस एक्सिस को बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं जेड एक्सिस। ठीक है, प्लेन में जो है। तो जो डिफॉर मतलब जो अर्थक्वेक के टाइम जो लेटरल फोर्सेस लग रहा है, लेटरल फोर्स मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लग सकता है। अब इस डायरेक्शन मतलब समझो कि एफ एक्स। ठीक है, आप एफ एक्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, इस तरीके का इस डायरेक्शन से भी कैलकुलेट कर सकते हो,
F माइनस एक्स, और उस तरीके से जो उस साइड से फोर्स आएगा, मतलब जेड जेड डायरेक्शन से जो फोर्स आएगा, प्लस जेड माइनस जेड, ये सब फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल फोर्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो मतलब वर्टिकली जो अप्लाई हो रहा है उसको यहाँ पर कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि जो अर्थक्वेक के वजह से जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर हुआ से हिलना चाहिए, मतलब हम लोग क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम कितना लोड लग सकता है, उसकी वजह से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए कि वो उस जगह पे खड़े रहे, मतलब उस लैटरल फोर्स को बियर कर सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस लेटरल फोर्स को निकलना पड़ेगा। अब लेटरल फोर्स कैसे निकलना है, लेटरल फोर्स निकलना है तो उसके लिए क्या बोला गया है, डिजाइन लेटरल फोर्स को बोला गया है, बिल्डिंग शैल बी डिजाइन फॉर द डिजाइन लेटरल फोर्स वीबी। वीबी आता है पहले, वीबी क्या है, ए एच बाई डब्ल्यू। अब ए एच क्या है यहाँ पर, डब्ल्यू क्या है, वो देखने का कोशिश कर। ठीक है, तो हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको ध्यान से देखने का कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कंसिडरेशन लगेगा, मतलब एक ही बारी में वो निकल जाएगा ऐसा नहीं है, बहुत सारा कुछ कंसिडरेशन लेने के बाद उसके वहां पर निकलना पड़ेगा। तो देखो हम लोग फिर से क्लियर कर देते हैं क्या फोर्स निकलना चाहते हैं, लेटरल फोर्स जो एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो सब फोर्स को हम लोग कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला डाला गया है, ए एच बाई डब्ल्यू डाला गया। अब ए एच क्या है, ए एच एक कोफिशिएंट है और डब्ल्यू एक वहां पर क्या क्विक, मतलब अर्थक्वेक के वजह से जो वेट कैलकुलेट होगा, उसमें जो बिल्डिंग का वेट रहेगा उसमें लाइफ लोड या डेड लोड जो आता है उसको कैलकुलेट करके हमें कोफिशिएंट के साथ इंटू करना होगा। अब उस कोफिशिएंट का क्या मतलब है, एज का क्या मतलब है, वो दूसरे तरीके से फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर डाला गया एज कैसे फाइंड आउट होगा, डब्ल्यू कैसे फाइंड आउट होगा, यहाँ पर बोला गया कोड के। बट वीबी क्या डाला गया है, वीबी बोला गया है कि उसमें क्या निकलना पड़ेगा, वीबी एक लेटर ऑफ फोर्स है जो एच और डब्ल्यू करके आता है। अब फाइंड आउट करते हैं एच क्या है और डब्ल्यू क्या है। डब्ल्यू यहाँ पर हमने बोला मतलब बोला है कि जो वेट बिल्डिंग में रहेगा किस टाइम, अर्थक्वेक के टाइम, अर्थक्वेक के टाइम जो वेट रहना चाहिए। अब वेट रहना चाहिए, कैसे निकालोगे वेट, यहाँ पर हम लोग के पास डाला गया क्या डेड लोड है क्या लाइफ लोड रहेगा, पर सारा कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, और एक के बाद देखते हैं। तो फर्स्ट जो कंसीडर में लेंगे वो क्या है, हमारे पास वीबी रहना चाहिए। वीबी क्या है, वीबी है जो लेटरल फोर्स कैलकुलेट करेंगे। अब लेटरल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए एच कैलकुलेट करना पड़ेगा इनटू डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है, वेट एट द टाइम ऑफ द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के टाइम जो वेट बिल्डिंग में है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और एज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एज कैसे आता है, एज के लिए फॉर्मूला डाला गया। तो ये क्या है, एक कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट का नाम क्या है, कोफिशिएंट का नाम है द डिजाई हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोफिशिएंट। ठीक है, सिस्मिक कोफिशिएंट बोला जाता है। एज फॉर ए स्ट्रक्चर शैल बी डिटरमाइंड बाय, यहाँ पर सारा कुछ दिया गया कैलकुलेशन। अब इसमें देखो एच जो है, एच जेड बाई टू, एस ए बाई जी, आर बाई आई, एक सब क्या है, ये हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर नहीं देखो कैसे कैसे देखना पड़ेगा वो हम बोलते हैं। तो देखो जेड का मतलब जो बोला गया है यहाँ पर, समझो कि जेड फाइंड आउट करना है, एच का यहाँ पर जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जेड का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पर से, तो जेड क्या चीज है वो जानना पड़ेगा। तो जेड यहाँ पर क्या डाला गया, सिस्मिक जोन फैक्टर। अब सिस्मिक जोन फैक्टर कहाँ से निकलता है, सिस्मिक जोन फैक्टर के लिए यहाँ पर दिया गया है, मतलब तुम्हें जानना पड़ेगा कौन से सिस्मिक जोन के अंदर तुम्हारा जो स्ट्रक्चर के लिए क्रिएट कर रहे हो वो कौन से सिस्मिक जोन में है। तो हमारे पास कौन से सिस्मिक जोन यहाँ पर हम लोग डिजाइन करने का कोशिश कर रहे थे, गुवाहाटी। अब गुवाहाटी किस जोन में अंदर पड़ता है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करोगे, गुवाहाटी किस जोन के अंदर पड़ता है फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर तुम्हारे पास मैप भी होगा, मैप से भी फाइंड आउट कर सकते हो।
गुवाहाटी कहाँ है? ऊपर में है, इस साइड में। गुवाहाटी कौन से रीजन में है? जोन नंबर 5। अब जोन नंबर 5 का मतलब क्या है वो देखना पड़ेगा। जोन नंबर 5 का मतलब क्या है? एक एक जोन का एक एक वैल्यू निकलता है, जेड का वैल्यू सिस्मिक जोन फैक्टर बोला जाता है। तो जोन नंबर 1 2 3 4 5, सो ये जो 5 है, 5 जोन का वैल्यू क्या है वो देखने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा जोन का स्ट्रक्चर कैसे दिया गया है। तो एक एक जोन का एक एक फैक्टर दिया गया है। तो हमारा जोन कहाँ पे आता है? हमारा जोन आता है 0.36 के अंदर। ठीक है, ऐसे करके भी फाइंड आउट कर सकते हो, या तुम अपेंडिक्स में चले जाओ नीचे में। एनेक्स में यहाँ पर क्या डाला गया है? लिस्ट ऑफ द टाउन विथ पॉपुलर और मोर देन 3 लाख पीपल, जोन फैक्टर जो जेड निकल रहा है। तो गुवाहाटी देखो कहाँ पे है, उसका देखना 5 जोन 5 में अंदर आएगा, 0.36 डाला जाएगा। तो गुवाहाटी जी, ABCDEFG गुवाहाटी 5.36। तो z का जो वैल्यू है वो क्या आ चुका है? 0.36। जो हम यहाँ पर कर रहे हैं तुम नोट डाउन करके रख देना। नोट डाउन नहीं करोगे तो उसमें देखना कि जो कैलकुलेशन कर रहे कहाँ से क्या वैल्यू ले रहे हो, क्या नहीं ले रहा है, वो वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। तो जो वैल्यू निकल रहे हो कैलकुलेट मतलब नोट डाउन कर लेना कि क्या वैल्यू निकल रहा है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ क्या करना चाहता हूँ। मैं एक फिर से दे रहा हूँ जो जो अभी आए हैं। मैं एक बिल्डिंग के लिए, ऑफिस बिल्डिंग के लिए इसमें अर्थक्वेक लोड कैलकुलेशन करूंगा। तो मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है मैं मैनुअल कैलकुलेशन करूंगा पहले, उसके बाद सॉफ्टवेयर के थ्रू जो कैलकुलेशन किया जाता है उसके थ्रू कंपैरिजन करूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें स्ट्रक्चर का फ्लोरिंग प्लान दिया गया है, सिंपल स्ट्रक्चर। इसमें इसका एलिवेशन प्लान दिया गया है। तो इसके लिए अर्थक्वेक लोड का जो कैलकुलेशन होगा उसके लिए क्या बोला गया है? बोला गया है कि डेड लोड क्या है? 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसमें पड़ रहा है। डेड लोड फॉर रूफ में क्या पड़ रहा है? 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से पड़ रहा है। लाइफ लोड 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और रूफ का लाइफ लोड क्या है? 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से यहाँ पर क्या कर रहा है वो अप्लाई हो रहा है। और सेकेंड इंफॉर्मेशन में बोला गया है कि उसके लिए बिल्डिंग टाइप ऑफिस है, स्ट्रक्चर जो मतलब क्रिएट करना है आरसी फ्रेम स्ट्रक्चर से थ्रू डिजाइन करना है, और लोकेशन है गुवाहाटी में। सॉइल टाइप मीडियम सॉइल है, इसको कंसिडर में लेंगे, कब लेंगे? जब उसमें कैलकुलेशन करने का कोशिश करेंगे। आप इसके थ्रू जो हम लोग डिफाइन कर रहे, क्या डिफाइन कर रहे? अर्थक्वेक लोड। तो अर्थक्वेक लोड कैसे आता है? अर्थक्वेक लोड आता है लैटरल फोर्स से। तो लैटरल जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके लिए क्या फॉर्मूला है? उसके लिए फॉर्मूला है W प्लस जो हम लोग देखे थे W इंटू AH, एक कोफिशिएंट रहेगा W इंटू AH करके। अब W इंटू AH से कोफिशिएंट रहेगा, तो उस कोफिशिएंट का क्या वैल्यू रहेगा उसके लिए? लैटरल फोर्स AH, इसको सिस्मिक कोफिशिएंट बोल रहे हैं, और इसमें W जो है इसको बोल रहे हैं वेट एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक के टाइम जो वेट वहां पर रहेगा उस वेट को कैलकुलेट करके उसके बाद एक कोफिशिएंट से इंटू कर देगा। तो वो कोफिशिएंट क्या चीज है उसके लिए एक फॉर्मूला डाला गया। अब कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या चीज है? यहाँ पर कोफिशिएंट का फॉर्मूला यहाँ पर डाला गया है। नाइन नंबर पेज में देखना, ऐसे कर सिस्मिक कोफिशिएंट AH जो Z जो बोला है Z/2 SA/G R/I एक एक करके निकलेंगे। तो AH में जो Z का वैल्यू है लैटरल फोर्स के लिए, Z क्या आता है? जोन से आता है। अब सिस्मिक जोन फैक्टर जो हम लोग वहां पर डिफाइन कर रहे थे कि जोन गुवाहाटी जो जोन में आता है सिस्मिक जोन के लिए 5 नंबर जोन में आता है। तो 5 नंबर जोन में क्या होगा उसके लिए वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखना अच्छी तरीके से देखोगे, मतलब देखो 2 नंबर जोन का वैल्यू क्या है? 0.1। 3 नंबर जोन का वैल्यू क्या है? 0.16। 4 नंबर जोन का वैल्यू क्या है? 0.24।
पॉइंट नंबर 3 बी का जो बी बोल रहे 5 नंबर जो उसका जोन फैक्टर आता है 0.36, मतलब मैक्सिमम जोन में है। मतलब वो मतलब सीस्मिक जोन का लिए जो अर्थक्वेक उसमें होगा, उसमें जोन क्या होता है, उस जोन के लिए वो मतलब ज्यादा फेवरेबल है अर्थक्वेक के लिए। तो क्या किया गया है, उसका वैल्यू ज्यादा लिया गया। क्यों? क्योंकि देखो ए क्या है, एच क्या है, एच एक कोफिशिएंट है, ठीक है। अब इस कोफिशिएंट का मतलब क्या है, कोफिशिएंट कैसे आता है, कोफिशिएंट समझो कि एक 0% टू 100% ऐसे करके आएगा। तो z का वैल्यू ज्यादा होगा तो क्या होगा, एज का वैल्यू ज्यादा होगा। अब एज का वैल्यू ज्यादा होगा तो फोर्स क्या डिफाइन करोगे, उस फोर्स में क्या कितना फोर्स पड़ रहा है, लैटेरल फोर्स क्या पड़ रहा है, उस वेट का उतना परसेंट। तो परसेंट जब ज्यादा निकल जाएगा, मतलब इसका रेशियो जब इसके साथ ज्यादा आता है तो क्या आता है, हम लोग जो फोर्स वहां पर कैलकुलेट करेंगे बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग खड़ा हो सकता है कि नहीं खड़ा हो सकता है, उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ऐसे ही ए आर जो रहता है, आर क्या है, आर यहाँ पर डिजाइन किया गया है रिडक्शन फैक्टर से। अब रिडक्शन फैक्टर क्या चीज है, क्या चीज से आते हैं, तो देखो इसमें जो ए से दिया गया है, ए से बाई जी, ए से बाई जी क्या है, आर बाई आई क्या है, एक एक करके आते हैं। तो पहले समझो कि सिंपल तरीके से बोलते हैं, उसके बाद क्या बोला गया है उसके थ्रू क्या निकालोगे, तो हम बोलने का कोशिश करते हैं। तो एज जो फैक्टर डाला गया है यहाँ पर, इसके लिए क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं, कि z/2 जोन इंटू एस ए बाई जी इंटू यहाँ पर क्या डाला गया है, लास्ट आर बाई आई। ये जो z निकालोगे, किसके लिए निकालोगे, z के लिए आएगा अर्थक्वेक की वजह से जो जोन फैक्टर, ठीक है। ए से बाई जी जो आता है, ए से जो आता है यहाँ पर सॉइल कंडीशन बोलो, सॉइल कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। ये आर जो आता है, डायरेक्ट तुम बोल सकते हो बिल्डिंग स्ट्रेंथ, मतलब बिल्डिंग का कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए उसमें। अब बिल्डिंग स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे, उसमें क्या बोला गया है वो बाद में आता है। और जो उसमें दिया गया है आई, आई का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग, POR टेंस ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग। आर क्या है, बिल्डिंग स्ट्रेंथ, और एस जो कंडीशन निकल रहा जाएगा वो सॉइल कंडीशन के ऊपर डिपेंड होगा। अब जेड जो है अर्थक्वेक के लिए जोन जो फैक्टर निकल रहे हो वो जोन फैक्टर से आएगा। तो जेड का वैल्यू क्या निकल रहे हैं हम लोग, जेड का वैल्यू निकल रहा है 5 जोन के लिए 36.36। अब एस ए बाई जी का वैल्यू क्या निकलेगा वो फाइंड आउट करते हैं। अब एस ए बाई जी के लिए कंसिडरेशन लेना पड़ेगा, इसमें देखना, ठीक है, इसमें देखना दिया गया है, इसमें इस कैटेगरी में एस ए बाई जी का वैल्यू क्या क्या निकलेगा वो दिया गया है। कंसिडरेशन क्या निकलेगा, कंसिडरेशन दिया गया है तीनों टाइप के सॉइल के लिए कंसिडरेशन दिया गया है। फॉर सॉफ्ट, फॉर मीडियम, फॉर रॉक एंड हार्ड सॉइल के ऊपर जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके के सॉइल के ऊपर दिया गया है, मीडियम स्टिप सॉइल। अब मीडियम स्टिप सॉइल के लिए क्या दिया गया है, मीडियम स्टिप सॉइल के लिए यहाँ पर देखो ये सारा फॉर्मूला दिया गया। अब इस सारे फॉर्मूला को कैलकुलेशन में ले आने के लिए क्या निकलना पड़ेगा, इसमें टी का वैल्यू निकलना पड़ेगा। अब टी क्या चीज है, इसमें टी यहाँ पर टाइम पीरियड दिया गया है, मतलब सॉइल टाइप नंबर 2 में मीडियम स्टिप सॉइल रहेगा। तो इसमें देखना, रुको, एक ये जो निकला गया, ठीक है, दो कैटेगरी है यहाँ पर,
एक नेचुरल पीरियड टीएस ऐसे करके निकाला गया। तो टी का टाइम का वैल्यू जो आता है उसके हिसाब से सॉइल जो एस ए बाई जी का वैल्यू आएगा वो कितने ऊपर डिफाइन होता है वो फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल तरीके से फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। तो क्या कंसिडरेशन लेना पड़ेगा उसको टी को लेने के लिए वहां पर? तो उसमें देखना कि जो वैल्यू डाला गया है इसमें एस ए बाई जी में, यहाँ पर हम लोग क्या निकालना चाहते हैं? हम लोग निकालना चल रहे हैं फॉर इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड से कर। तो यहाँ पर देखना कि सिंपल जो वैल्यू दिया गया है इसमें क्या दिया गया है? इसमें बोला गया है कि 2.5 होगा, जो टी का वैल्यू 0 और 0.55 से निकलेगा, और इसमें जो वैल्यू आएगा वो टी का वैल्यू इसमें से आएगा। तो कितना वैल्यू आएगा टी के लिए उसमें से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब टी कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। 7.62 में दिया गया है द approximately fundamental transmitted natural period TA of oscillation in second shall be estimated by the following expression। ठीक है, अब डिफाइंड डिफरेंट कैटेगरी के लिए बोला गया है। मोमेंट रेजिस्टेंट फ्रेम बिल्डिंग के लिए, बियर मोमेंट रेजिस्टेंट फ्रेम बिल्डिंग के लिए डिफाइंड डिफरेंट टी का वैल्यू निकाला गया है। ठीक है, हम लोग इसमें से इतना कुछ नहीं लेंगे, हम लोग डायरेक्ट चले आएंगे। हमारा जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है ऑफिस बिल्डिंग किस में पड़ता है? ऑल अदर्स बिल्डिंग में पड़ता है। ठीक है, अब स्पेशल कुछ कैटेगरी में डिफाइन होगा। हॉस्पिटल के लिए लोगे क्या, तुम जो मतलब शेल्टर के लिए बना रहे हो उसके लिए लेगे, तो उसके लिए मोमेंट रेजिस्टेंट एमआरएफ को कंसिडरेशन में लेने करना पड़ेगा। पर हम लोग जो डिफाइन करेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए सिंपल सा कैलकुलेशन क्या लेंगे? ऑल अदर्स बिल्डिंग लेंगे। अब ऑल अदर्स बिल्डिंग क्यों लेंगे? क्योंकि ऑफिस जो आता है ऑल अदर्स बिल्डिंग में अंदर पड़ता है। तो ऑल अदर्स बिल्डिंग के लिए यहाँ पर बोला गया है टी का वैल्यू जो आएगा वो क्या क्या आएगा? 0.09 इंटू एच डिवाइडेड बाई हाइट डी diameter, base dimension of the building at the plinth level along with the consideration direction of earthquake shaking in mm। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में लोगे उसके लिए क्या दिया गया है? बेस डायमेंशन। अब बेस डायमेंशन क्या है? हाइट तो हम लोग जानते हैं, हाइट क्या थी से, हाइट यहाँ से निकलेगा। हमारा जो बिल्डिंग का हाइट है ये इसमें से हाइट निकलेगा। पर हम लोग जो बेस का डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे वो क्या बोला गया है अच्छी तरीके से देखना। बेस डायमेंशन, base dimension of building at the plinth level along with the consideration direction of the earthquake shaking in mm। अब earthquake shaking का डायरेक्शन बोला गया। अब earthquake shaking किस किस डायरेक्शन में हो सकता है? earthquake shaking डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन ये क्या है? फ्लोर है, तो इस डायरेक्शन से भी लगेगा। एफ एक्स जो बोल रहे थे या एफ जेड जो बोल रहे थे, तुम क्या समझो कि इस डायरेक्शन को हम लोग एक्स बोल रहे हैं, इस डायरेक्शन को हम लोग जेड बोल रहे हैं, और इसमें वाई मतलब हाइट का डायरेक्शन। तो शेकिंग का डायरेक्शन मतलब जो लेंथ है उस लेंथ के लिए कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। इस लेंथ, यहाँ पर देखो ना दो डायरेक्शन है, विथ एक विथ है और एक लेंथ के लिए डाला गया। तो विथ और लेंथ के लिए दो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दो टी का वैल्यू निकलेगा। अब दो टी का वैल्यू कौन से तरीके से उसको पुट करना है वो देखते हैं। बट इसमें क्या कंसिडरेशन होगा? इसमें कितना लेंथ है? इसमें 5 5 5 5 करके सिंपल स्ट्रक्चर दिया गया है, मतलब 20 है। यहाँ पर क्या है? 15। तो डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर एक बार निकलेगा 0.09 इंटू एच जो हाइट है, इंटू डिवाइडेड बाई डी मतलब 20 निकलेगा एक बार, और एक बार लेंथ डालोगे, एक बार विड्थ डालोगे। क्योंकि देखो बेस डायमेंशन ऑफ द building at the plinth level along with the consideration direction of earthquake shaking। मतलब consideration direction क्या है? earthquake shaking का डायरेक्शन। अब earthquake shaking का डायरेक्शन क्या है? वही lateral force का डायरेक्शन, जो lateral force उसमें अप्लाई हो रहा है। अब lateral force किस किस तरह से अप्लाई हो सकता है? एफ एक्स डायरेक्शन में अप्लाई हो सकता है, एफ जेड डायरेक्शन में अप्लाई हो सकता है। अब एफ डायरेक्शन में कितना लेंथ है बिल्डिंग का, जेड डायरेक्शन में कितना लेंथ है बिल्डिंग का, उसको क्या करना है? यहाँ पर पुट करके इसको टी का वैल्यू निकलना है। तो समझो कि हम लोग पुट करते हैं।
जेड याद रखना 0.36 निकला है। सेव करते हैं, नो सेव। तो कैलकुलेशन में क्या करना है, कैलकुलेशन में करना है टी का वैल्यू क्या निकलेगा, कितना लिया गया है 0.09 इंटू एच डिवाइडेड बाई डी। अब हमारे यहाँ पर हाइट कितना है 3 डायमेंशन और नीचे का 4.2 दिया गया प्लिंथ लेके। तो समझो कि 4.2 मतलब 9 4.2 13.2 और इसमें क्या रहेगा डिवाइडेड बाई 20 और डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 15। मुझे बोलो कितना वैल्यू आएगा जब 0.09 इंटू 13.2 हाइट इंटू एक बार 15 से करोगे और एक बार ये क्या वैल्यू आता है और सेम वैल्यू से 0.09 इंटू एच डिवाइडेड बाई 20। इसका वैल्यू बोलो और इसका वैल्यू बोलो क्या आता है। कितना आएगा बोलो। हाइट हमारा 13.2 है, डायरेक्शन क्विक सेकंड का डायरेक्शन मतलब लेंथ और विड्थ दोनों को कंसीडरेशन लेना पड़ेगा एक जेड के लिए। तो 15 और 20 कितना डायरेक्शन है, कितना वैल्यू आएगा इसमें। बोलो कोई कैलकुलेट करके बोलो कितना वैल्यू निकलेगा। पॉइंट 3 समथिंग निकलेगा, 0.3 समझो कि फिर से करते हैं। और दूसरा देखो 0.09 इंटू 13.2 divided by root over 20 0.26 समथिंग निकलेगा। अब टी का दो वैल्यू है वो कॉम्पिटिशन कहाँ करेंगे उसी में
SA by G का फॉर्मूला। तो देखो कहाँ पे टी का वैल्यू आता है, 0.3 से 0.26, तो 0.3 और 0.26 फर्स्ट वाला कैटेगरी में अंदर ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है 0, टी का वैल्यू 0, लेस देन ग्रेटर देन 0, लेस देन 0.255, तो टी का वैल्यू जो निकलेगा यहाँ पर 2.25। ठीक है, ये सब कुछ कैलकुलेशन तुम जब उसमें पुट करोगे, उस टाइम पुट नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ब खुद ही कैलकुलेशन करेगा उसमें, पर मैनुअल कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं, उसके बाद कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे कि सही हुआ है कि नहीं। तो मैनुअल कैलकुलेशन भी जान गए हो तुम, तुम्हें तरीके से देख भी चेक कर भी सकते हो उस पे थ्रू। तो टी SA बाई जी जो वैल्यू निकला है, वो वैल्यू क्या निकला है, 2.5। तो दो वैल्यू निकला है हमारे पास, Z का वैल्यू एज फाइंड आउट करने के लिए 0.36, और SA बाई जी का वैल्यू निकला है सॉइल टाइप के कंसिडरेशन लेके, वो क्या किया है 2.5। उसके बाद R जो है, R का वैल्यू कहाँ से आएगा बोला गया है, तो रेस्पॉन्ड रिडक्शन फैक्टर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बिल्डिंग, जो बोला गया है बिल्डिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर। अब बिल्डिंग स्ट्रेंथ के लिए मतलब उसमें जो डिजाइन ऑफ डक्टिलिटी का ये करके मतलब कंसिडरेशन लेके उसमें MRF जो स्पेशल मूवमेंट रेजिस्टेंट फ्रेम होगा कि ऑर्डिनरी रेजिस्टेंट फ्रेम में आएगा, मतलब वो स्ट्रक्चर उस वेट को क्रिएट, मतलब उस जो अर्थक्वेक लोड है उसमें खड़ा रह सकता है कि नहीं, उसके लिए डिजाइन करना पड़ेगा तुम्हारे जोन के हिसाब से क्या होना चाहिए उसमें, मतलब क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, उसका रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर क्या होना चाहिए। तो उस फैक्टर के हिसाब से मतलब देखो रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर क्या चीज है, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर जो कोफिशिएंट के थ्रू क्या किया जाता है, कोफिशिएंट के थ्रू उसके लिए ये है, मतलब वो आप जैसे कि Z का वैल्यू ज्यादा होगा तो H का वैल्यू ज्यादा हो सकता है, वैसे नहीं है, वो 1/R करके है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जितना R का वैल्यू बढ़ेगा, R का वैल्यू जितना बढ़ेगा H का वैल्यू उतना कम होगा, मतलब H का जितना कम वैल्यू डिफाइन कर सकते हो, उसके लिए जो स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ेगा तो H क्या होगा उसमें, मतलब जो लोड लगेगा, जो लेटरल फोर्स लगेगा उसमें कम होगा, मतलब जितना उसमें रिस्पॉन्स के लिए ज्यादा वैल्यू लगाओगे, ज्यादा वैल्यू दोगे, कैसे कॉन्सिडर में लाना है वही फाइंड आउट करना है आर के लिए, मतलब स्ट्रेंथ, बिल्डिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है, स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए। अब स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए वो आता है रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर के थ्रू। अब आर के लिए क्या देखने को बोला गया है, देखने को बोला गया पार्ट 1 टू पार्ट 5 टू कंसिडरेशन स्ट्रक्चर। तो तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या है उसके लिए देखना पड़ेगा। ए आई के लिए है इंपॉर्टेंस फैक्टर, क्या चीज से देखते हैं बाद में, इसमें नीचे में डाला गया। रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर आर फॉर बिल्डिंग सिस्टम, तुम बोल सकते हो बिल्डिंग स्ट्रेंथ के लिए निकला जाएगा। तो लेटरल लोड रेजिस्टिंग सिस्टम, जो लेटरल लोड लग रहा है उसको रेजिस्ट करने के लिए तुम क्या सिस्टम उसमें बिल्ड करोगे। ठीक है, तो हम लोग जो निकल रहे हैं आरसी फ्रेम स्ट्रक्चर है, तो आरसी बिल्डिंग के लिए उसमें जो मोमेंट रेजिस्टेंस फ्रेम है, जो मोमेंट को लिए जनरेट करता है, मतलब समझो कि उस जो फोर्स, मतलब तुम जो बोल रहे हो, मतलब एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो मोमेंट उसमें जो जनरेट हो रहा है, जो जॉइंट और पॉइंट में और शेयर फोर्स जनरेट कर रहा है, उसके लिए वो क्या कर रहा है, वो रेजिस्ट हो रहा है, उसमें वो रेजिस्ट कर पा रहा है। तो उसके लिए कैसे बिल्डिंग के लिए क्या रिस्पॉन्स लेना है, तो इसमें देखो जो मोमेंट रेजिस्टेंट फ्रेम है, फ्रेमवर्क के लिए बोला गया है OMR-F ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टेंस फ्रेम और SMR-F, दो मोमेंट रेजिस्टेंट फ्रेम रहता है आरसी बिल्डिंग के लिए। अब स्टील बिल्डिंग नहीं बना रहे हो, आरसी बिल्डिंग आ रहा है रीएनफोर्समेंट
कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट जो डाल रहे थे, आरसीसी बोल सकते हो इसको। तो आरसी बिल्डिंग के लिए जो आएगा तो ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टेंस फ्रेम से लोगे क्या एसएमआर से कैलकुलेट करोगे, मतलब स्पेशल मोमेंट रेजिस्टेंस फ्रेम लोगे। ये दो स्ट्रक्चर डिपेंड करता है किसके ऊपर, उसका डक्टिलिटी, डिजाइन ऑफ डक्टिलिटी ऊपर। मतलब डिजाइन ऑफ डक्टिलिटी क्या है, डक्टिलिटी एक मतलब एक उसके लिए प्रॉपर्टीज है जो क्या करता है, उस प्रॉपर्टीज के लिए वो डक्टिलिटी फाइंड आउट करता है। मतलब वो मटेरियल जो डिफॉर्मेशन होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन जो अर्थक्वेक के लिए, वो विदाउट फेलिंग उसमें कंसिडरेशन कर जाएगा। मतलब उसमें जो डिफॉर्मेशन होना चाहिए वो फेलिंग के टाइम, मतलब उसमें अर्थक्वेक के लिए कुछ फेलिंग नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे करके डिजाइन करना है, उसमें जितना ही लोड हो वो बिल्डिंग खुद ब खुद वहां पर खड़ा हो सकता है। तो डक्टिलिटी वजह के लिए जो डक्टिलिटी उसमें ऐड करेंगे वो किस चीज के लिए होगा, एसएमआरएफ के लिए होगा कि ओ में ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम होगा। देखना कि डक्टिलिटी बोला जाए गया है कि डक्टिलिटी का जो देखोगे, डक्टिलिटी जो डिजाइन करते हैं उसमें क्या क्या आता है कि स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम आता है। मतलब स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम में डक्टिलिटी विथ द डक्टिलिटी डिटेलिंग आता है। ठीक है, अब इसको तुम यहाँ से भी कंसिडरेशन ले सकते हो। देखना कि नोट में दिया गया है, आरसी स्टील स्ट्रक्चर इन सिस्मिक जोन 3-4-5, 2 बाद देके 3-4-5 क्या बोला गया है, शैल बी डिजाइन टू बी डक्टाइल। तो शैल बी डिजाइन विद द डक्टाइल। अब डक्टाइल रहेगा तो हमें क्या लेना पड़ेगा, स्पेशल मूवमेंट रेजिस्टिंग फोम। स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम का वैल्यू देखो ज्यादा है, मतलब 5 दिया गया है। अब ऑर्डिनरी रहेगा, मतलब जोन नंबर 2 में दोगे तो स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम से उसमें डिजाइन नहीं करना पड़ेगा, 3 से ही तुम डिजाइन कर सकते हो। तो इसमें 5 का वैल्यू क्या कर रहा है, कंसिडरेशन ले रहा है, स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम टक। तो आर का वैल्यू हम लोग क्या लिए है, 5। तो आर यहाँ पर क्या लगेगा, 5। ये सब तुम्हें क्या करना है, ये सब तुम्हें देखना है कैसे करके उसको फाइंड आउट करते हैं। ये भी कंसिडरेशन लेना पड़ेगा क्योंकि वहां पर जब अर्थक्वेक सिस्मिक जोन के लिए डिफाइन करोगे तो स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम से डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए बोला जाएगा। अब स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम इसमें क्यों डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो जो जोन है 5 जोन में है, वो अर्थक्वेक लोड के लिए, मतलब अर्थक्वेक प्रोबेबिलिटी जोन है उसमें। तो इसीलिए स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम ले रहे हैं। तो 5 जो आएगा इसमें क्या करो, पुट करो किसके लिए, इस हम लोग आर जो बिल्डिंग स्ट्रेंथ जो बोल रहे उसके लिए 5 लगा। अब ज्यादा तुम उसके लिए स्ट्रेंथ डालोगे तो क्या होगा, वो जो लोड आएगा, लोड के लिए डिफॉर्मेशन क्या होगा, उसमें डिफॉर्मेशन कम आएगा। तो उसके लिए अब जो उसमें लास्ट जो बाकी है, इसमें क्या बाकी है, इसमें आई, इंपॉर्टेंस फैक्टर। तो इंपॉर्टेंस फैक्टर ये यही से ही हम लोग देख सकते हैं। इंपॉर्टेंस फैक्टर टेबल नंबर 8 क्लॉज 7.2.3। अब इंपॉर्टेंस फैक्टर के लिए देखो, आई का वैल्यू 3 टाइप से आता है, फर्स्ट नंबर, 2 नंबर, थर्ड नंबर। आप हम लोग कौन से तरीके का वैल्यू लेंगे इंपॉर्टेंस फैक्टर यहाँ पर, इंपॉर्टेंस फैक्टर देखो, इंपॉर्टेंस सर्विस एंड कम्युनिटी बिल्डिंग ऑफ स्ट्रक्चर, एग्जांपल ऑफ क्रिटिकल गवर्नमेंट बिल्डिंग, स्कूल वगैरह, तुम्हारा हॉस्पिटल बिल्डिंग, टेलीफोनिक एक्सचेंज, ये सब बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन, ये सब बिल्डिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1.5 1.5 यहाँ पर कंसिडरेशन करेंगे आई का वैल्यू। दूसरा जो डाला गया है रेसिडेंशियल ऑफ और कमर्शियल बिल्डिंग, ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए डालोगे 1.2। ऑल अदर्स बिल्डिंग के लिए क्या डाला गया है, 1 का वैल्यू दिया गया है। हम लोग यहाँ पर देखना, एक नोट डाला गया है यहाँ पर, नोट 1, ओनर या डिजाइन इंजीनियर ऑफ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर में चूज वैल्यू ऑफ इंपॉर्टेंस फैक्टर आई मोर देन दोस मेंशन्ड अबव। अब तुम तुम्हारे तरीके से उसको क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंस दे सकते हो किसी भी बिल्डिंग के लिए। जितना इंपॉर्टेंस बढ़ाओगे तो क्या होगा, इसमें आई का वैल्यू क्या है, इसमें देखो देखो जेड जो कोफिशिएंट आएगा, आई जितना बढ़ेगा क्या होगा, एच का वैल्यू भी बढ़ेगा यहाँ पर।
जितना तुम दोगे उसमें इम्पोर्टेंस ज्यादा बढ़ाओगे बिल्डिंग के लिए, वो क्या करेगा, एज का वैल्यू भी उसमें बड़ा होगा, मतलब उसमें परसेंटेज उसमें बड़ा होगा। तो Z/2 SA/G, R क्या है, R हुआ पर 2.5 निकला था, और हम लोग जो इसमें SA/G को 2.5 डाले थे और R का वैल्यू 5 लिए थे उसमें टेबल से, स्पेशल मोमेंट रजिस्टरिंग फ्रेम के लिए, और I जो डाले थे, I क्या डालेंगे, उसी फैक्टर में चले जाएंगे जो 7.3.2 में डिफाइन हुआ है कि इंपॉर्टेंस क्या डालना है उसमें। तो उसमें इंपॉर्टेंस क्या डालना है, तो हमारा सेक्शन जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है ऑल अदर्स बिल्डिंग में आता है, तो तुम वन के लिए भी डिजाइन कर सकते हो, वन लेके, जो यहाँ पर दिखाया गया, फिर से दिखा देता हूँ। तो हमारा जो ऑल अदर बिल्डिंग से वन वन लेके करेंगे हम लोग। तुम तुम्हारे तरीके से उसको दे सकते हो वैल्यू, जितना बढ़ाओगे एज का वैल्यू से डिफाइन होगा वो। तो देखो आई निकल गया है, तो सारा वैल्यू को पुट करके बोलो कितना है। तो एज का क्या था, जोन फैक्टर पहले 0.36 इंटू SA/G, SA/G मतलब 2.5 डिवाइडेड बाई 5, आई का तो 1 है। ये परसेंटेज कितना निकला है बोलो एज का, जल्दी करो क्योंकि देखना भी है उसमें। तो हम लोग किसको निकल के ले आए, इसको, ठीक है। और उसमें देखना अच्छी तरीके से करना कि जो उसमें पुट हुआ है ऐसे ही मत करो, क्योंकि कंसीडरेशन में लो Z/2 डाला गया था, तो Z/2 डालो इसमें, अच्छी तरीके से करो, Z/2 डाल के जो पॉइंट तुम्हारा जो निकला है 0.18 उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो निकल जाएगा, क्योंकि Z/2 था, तो Z/2 और इसमें 2 एक ही चीज है, मतलब 0.09 निकलेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि Z का वैल्यू सिर्फ नहीं है, Z/2 है इसमें कॉन्फिगरेशन। तो एच क्या निकला है, एच निकल निकल गया है 0.09। तो 0.09 क्या है, उसके लिए कोफिशिएंट है। 0.09 का मतलब क्या है, मतलब जो लेटरल फोर्स उसमें लग रहा है, लेटरल फोर्स का वैल्यू क्या था, VB, VB से डिफाइन कर रहे थे यहाँ पर लेटरल फोर्स, जो वेट है, मतलब जो वेट उस टाइम में है, उस वेट के लिए 9%, मतलब 0.09 का मतलब क्या है, 9% है, तो पूरा वेट का 9% वो क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, किसमें, लेटरल फोर्स अर्थक्वेक के टाइम। तो वो फोर्स क्या है, कितना फोर्स है, उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है।
फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या करना है, एच निकल गया है तो डब्ल्यू निकलना है, तो डब्ल्यू क्या आता है, डब्ल्यू क्या चीज है, तो वही फाइंड आउट करेंगे अब। तो यहाँ पर जो डब्ल्यू फाइंड आउट करना है, डब्ल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 0.09 याद रखना। तो यहाँ पर चले आओ, डब्ल्यू फाइंड आउट करने के लिए डेड लोड को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, लाइफ लोड के लिए कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। पहले डेड लोड को निकलते, हर एक फ्लोर में कितना करके डेड लोड है, ठीक है। तो हर एक फ्लोर में, इस वाले फ्लोर में, इस वाले फ्लोर में, इस वाले फ्लोर में कितना करके वहाँ पर दिया गया है डेड लोड, तो उसको फाइंड आउट करते हैं पहले। तो डेड लोड के लिए 12 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोला गया है। अब 12 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसमें कैसे तुम पूरा फ्लोर के लिए डिजाइन करोगे, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, उसके लिए जो सेक्शन डिजाइनिंग हुआ है उसको सेक्शन के लिए कितना दिया गया है, वॉल्यूम कितना है, वहां पर डिजाइन करोगे, उसके इनटू कर दोगे। तो इसमें देखना कि लेंथ कितना है, लेंथ इस यहाँ पे 20 है, यहाँ पर 15, तो 20 इंटू 15 इंटू 12 करोगे, उसमें आएगा। तो करते हैं हम लोग एक एक फ्लोर के लिए। फर्स्ट डिजाइन हो रहा है फ्लोर वेट, इतना पड़ रहा है वहां पर, ठीक है। तो एक 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 फ्लोर के लिए पड़ रहा है। फ्लोर वेट निकल चुके हो, अब रूफ के लिए निकलो। रूफ के लिए अलग है, देखना कि उसके रूफ के लिए क्या है, इसमें फ्लोर वेट किस चीज के लिए, डेड लोड के लिए, डेड लोड निकल लो फ्लोर वेट का। तो इसका ही रूफ का भी डेड लोड, तो डेड लोड क्या दिया गया है इसमें, डेड लोड 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से करोगे तो क्या निकलेगा, 10 मतलब वही 300, रुको उसके लिए तुम्हारा स्क्रीन स्टॉप हो चुका है। रुको थोड़ा स्क्रीन स्टॉप हो चुका है। आया है। तो 10 इंटू 300 करोगे तो कितना आएगा, डेड लोड ऑफ रूफ 30,000, ठीक है। अब लाइफ लोड के लिए दूसरा कंसिडरेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। वेट क्या था, डब्ल्यू जो निकल रहे हो, ए एच इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, आर्टक्विक के टाइम क्या लोड है। तो आर्टक्विक के टाइम तो डेड लोड का जो कंसिडरेशन है, डेड लोड सब कुछ आ जाएगा उसमें, पर लाइफ लोड क्या आता है उसमें, लाइफ लोड कितना पड़ेगा, उसको कंसिडरेशन लेने के लिए तुम्हें कोर्ट से फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब कोर्ट से जब फाइंड आउट करने का कोशिश करोगे तो देखना वहां पर क्या बोला गया। For calculation of designing seismic force of building
इम्पोस्ट लोड ऑफ ए रूफ नीड नॉट बी कंसिडर्ड, मतलब जो लाइफ लोड है रूफ के लिए वो कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, ठीक है। अब कंसिडरेशन में नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, उसके लिए परसेंटेज बोला गया है, ठीक है। अब देखो इम्पोस्ट यूनिफॉर्मिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लोट लोड मतलब लाइफ लोड जो है, इम्पोस्ट लोड मतलब यहाँ पर लाइफ लोड के लिए बोला गया, क्या बोला गया है, अर्थक्वेक के टाइम जो सीसीमी कोएट के टाइम उसके लिए कैलकुलेशन लेंगे अप टू एंड इंक्लूडिंग 3, ठीक है, 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है, तो उसके लिए क्या करना है, परसेंटेज ऑफ इम्पोस्ट लोड क्या आएगा, 25% लेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या दिया गया है, 4 किलो न्यूटन दिया गया है लाइफ के लिए, रूफ के लिए नहीं लगेगा क्योंकि कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, क्योंकि जब अर्थक्वेक आ रहा है तो उसके लिए लाइफ लोड जो पर दिया जाएगा, समझ आ रहा है कि लाइफ लोड नहीं है उसमें, तो लाइफ लोड कहाँ पे है, लाइफ लोड हार्ड फ्लोर के लिए है, तो हार्ड फ्लोर के लिए कितना लाइफ लोड होगा उसके लिए बोला गया है, उसमें क्या बोला गया है, कंसिडरेशन में क्या लिया गया है, अप टू इंक्लूडिंग 3, मतलब 0 से 3 किलो न्यूटन लोगे तो 25% लेना, एबव 3 किलो न्यूटन के ऊपर क्या होगा, 50% कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो 50% मतलब उसके लिए 2 किलो न्यूटन ना आ जाएगा, तो 2 किलो न्यूटन लाइफ लोड कैसे आएगा, 2 किलो न्यूटन लाइफ लोड समझो कि लाइफ लोड एल सब फ्लोर के लिए कितना निकलेगा, 300 इंटू 2 करो 600 निकलेगा। आप वेट कैसे फाइंड आउट करोगे, वेट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेट ये पर देखो कितना फ्लोर डाला गया है इसमें, अच्छी तरीके से देखना कितना फ्लोर डाला गया है, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर थर्ड फ्लोर और तुम्हारा रूफ है, तो थर्ड फ्लोर में क्या वैल्यू निकला है, डेट लोड प्लस लाइफ लोड में, डेट लोड प्लस लाइफ लोड कितना आया है, पूरा डेट लोड और लाइफ लोड कैलकुलेट करोगे तो क्या निकलेगा, 4200 निकलेगा, ठीक है, 36 से करोगे तो 42 निकलेगा। एक क्या है, हर एक फ्लोर के लिए लाइफ लोड प्लस डेट लोड है, तो कितना फ्लोर डाला गया है इसमें, कितना फ्लोर यहाँ पर है, 1 2 3, तो तीनों में क्या है, सेम है, क्योंकि एक एक फ्लोर के लिए डेट लोड लाइफ लोड डेट लोड लाइफ लोड कैलकुलेट कर रहे हो, तो तीनों फ्लोर के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, अब प्लस करोगे तो क्या निकलेगा, उसमें इंटू करो, इंटू 3 प्लस ऊपर के लिए लाइफ लोड नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, डेट लोड कैलकुलेशन करेंगे 300, तो पूरा वेट निकलेगा। अब पूरा वेट कितना निकलेगा बोलो, कितना आ रहा है पूरा वेट, डब्ल्यू, पूरा वेट डब्ल्यू कितना आ रहा है बोलो, ये थोड़ा मतलब ये इसको मतलब इसको करके जो निकलेगा वो उसको क्या करो, वही एज से मतलब एज जो कैलकुलेशन हुआ है उसको ये करो इंटू करो और बोलो कि लेटरल फोर्स कितना निकला है, मतलब अर्थक्वेक जो फोर्स है उसको कितना दोगे, उसमें कितना वैल्यू है, तो VB 0.09 इंटू हम लोग जो वेट निकल
ये वेट किस टाइम में है? अर्थक्वेक के टाइम में। अर्थक्वेक के टाइम में है, इसीलिए ये सब कंसिडरेशन में ले रहे, जो रूफ के लिए डिजाइन नहीं करना पड़ेगा लोड, और 50% आ जाएगा उसका लाइफ लोड। क्योंकि डेट लोड तो वहां पर रहेगा ही, पर लाइफ लोड के लिए अर्थक्वेक के टाइम डिफाइन कर दो, तो अर्थक्वेक के टाइम कितना लाइफ लोड रहेगा उस कैलकुलेशन के लिए बोला जाए 7.3.2 में। तो कितना वैल्यू आया है बोलो? वीबी, जो हम लोग वीबी डिजाइन कर रहे थे। lateral force, वीबी आ रहा है 1404, ठीक है, किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, किलोमीटर आ रहा है। तो उसमें 1404 किलोमीटर आ रहा है। अब फिर से तुम एक एक हाइट में तुम लोड चाहते हो, मतलब फर्स्ट फ्लोर में कितना आएगा फोर्स पड़ेगा, सेकंड फ्लोर में कितना फोर्स पड़ेगा। अब ऊपर से नीचे से ऊपर जाओगे तो अर्थक्वेक का क्या होगा, फोर्स उसमें कम होते जाएगा। तो उसके लिए भी उसमें कैलकुलेशन किया गया है, मतलब एक एक फ्लोर में कितना फोर्सेस पड़ रहा है, उसके लिए भी लेटरल फोर्स के लिए भी कैलकुलेशन किया गया है। वो भी कैलकुलेशन कर सकते हो, नहीं तो तुम वहां से भी कैलकुलेशन निकला है। तो इसको कैलकुलेशन में लेने के लिए क्यू आई बोला गया। क्यू आई क्या है? डिजाइन लेटरल फोर्स एट फ्लोर आई, मतलब जितना हाइट ऊपर जाओगे तो लेटरल फोर्स का क्या क्या निकलेगा। तो उसके लिए क्या बोला गया है, उसके लिए एक फॉर्मूला डाला गया है, डब्ल्यू आई एच आई स्क्वायर और डब्ल्यू आई एच स्क्वायर का समेशन पूरा। मतलब आई क्या है? आई है हाइट, मतलब यहाँ पर जब बड़ा करोगे, आई है मतलब फ्लोर, मतलब कौन से फ्लोर में हो, तो उसके लिए हाइट के लिए कैलकुलेशन करो। तो हाइट इंटू करके डब्ल्यू आई करके एच स्क्वायर करके वी बी स्क्वायर करके निकलेगा, ठीक है। ये इसको बाद में करना, तुम करके भी उसके साथ कंपेरिजन कर सकते हो, देखना कि एक एक फ्लोर में क्या आ रहा है, वो सब निकल देगा। पर जो हम लोग कैलकुलेट किए है वी बी 1404 किलो न्यूटन जो निकला है, तो वही देखना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ए वाला पोर्शन हम लोग देखेंगे, बाद में भी कर सकते हो। इसके लिए भी कैलकुलेट करना होगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? डब्ल्यू आई। अब डब्ल्यू आई क्या है, उस फ्लोर के लिए क्या क्या पड़ रहा है, और एच आई क्या है, एच आई मतलब उस हाइट के लिए कितना हाइट है, मतलब कौन से फ्लोर में कितना हाइट है, स्क्वायर करोगे, ठीक है। एक एक हाइट के लिए एक एक फ्लोर पड़ेगा। समझो कि मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, तो कैसे कैलकुलेशन करोगे इसके लिए? तो इसके लिए समझो कि एक मतलब बना लेगा, मतलब एक बॉक्स करके बना लेना। समझो कि फर्स्ट फ्लोर, समझो कि फर्स्ट फ्लोर के लिए कर रहे हो, तो फर्स्ट फ्लोर के लिए क्या निकलेगा? फर्स्ट फ्लोर के लिए एक बार डब्ल्यू निकला, मतलब बोलोगे, एक बार बोलोगे कि सेकंड फ्लोर के लिए क्या डब्ल्यू आई निकलेगा। तो समझो कि इसके लिए फ्लोर बोलो, इसमें पहले कंट्रोल जेड, इसका कैलकुलेशन ऐसे करके फ्लोर, एफ एल डबल आर फ्लोर, कितना नंबर फ्लोर में हो, उसके लिए डब्ल्यू आई क्या है, उसके लिए एच आई क्या निकलेगा, उसके लिए डब्ल्यू आई एच आई स्क्वायर क्या निकलेगा, ठीक है। तो समझो कि हमारा जो ये है फर्स्ट फ्लोर से शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर था फर्स्ट फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर के लिए डाल रहे हैं। तो फर्स्ट फ्लोर में डब्ल्यू आई कितना है, डब्ल्यू आई जो मतलब हम लोग जो बोल रहे थे डब्ल्यू आई, डब्ल्यू मतलब क्या है, उसके लिए वेट,
तो वेट कितना लगेगा उस फ्लोर के लिए, डेड लोड प्लस लाइव लोड। डेड लोड कितना निकला था, डेड लोड निकला था 3600 और लाइव लोड कितना निकला था 600। तो टोटल करके उसके लिए क्या निकलेगा 4200 फर्स्ट हाइट। तो हाइट कितना है उसमें फर्स्ट फ्लोर के लिए, फर्स्ट फ्लोर के लिए हाइट है 4.2 यहाँ पर। तो 4.2 इसको इंटू करके मतलब 14,000 और इसको स्क्वायर करके जो निकलेगा वो वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, ठीक है। समझो कि x निकला है। फिर से सेकेंड फ्लोर में क्या निकलेगा, सेकेंड फ्लोर में कैसे कैलकुलेट करोगे, वही सभी फ्लोर में क्या है लाइव लोड और डेड लोड इक्वल है यहाँ पर। तो हम लोग क्या कर रहे थे 4200। अब हाइट क्या निकलेगा सेकेंड फ्लोर में, दूसरा हाइट निकलेगा। तो दूसरा हाइट कितना है ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे 4.2 प्लस 3 करके जितना वैल्यू निकलेगा मतलब 7.2। फिर से एक वैल्यू निकलेगा y, ठीक है। ऐसे करके तुम थर्ड फ्लोर में भी जाओगे, थर्ड फ्लोर का क्या निकलेगा वही 4200। उसके बाद इसमें क्या आएगा 10.2, समझो कि इसमें z आ रहा है, ठीक है। फोर्थ फ्लोर में जो रूफ है, फोर्थ फ्लोर के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जो रूफ के लिए वो क्या है सिर्फ 300। क्यों 300, क्योंकि डेड लोड क्या है 10 है उसके लिए, डेड लोड क्या है 10, 20 इंटू करके 300। तो ठीक है, तो उसमें क्या निकलेगा 13 इंटू 2, समझो कि ये। अब देखो ये जो वैल्यू दे दिया गया है इसका मतलब समेशन। तो समेशन कैसे होगा, पूरा समेशन कर देना है इसका, जो जो वैल्यू निकलेगा उसका समेशन, समेशन करके एक वैल्यू आएगा समझो कि बी। तो इसका ही क्या करोगे, इसका ही एक एक मतलब कि वो डिजाइन द लेटरल फोर्स एट फ्लोर हाई। समझो कि फर्स्ट फ्लोर में कितना लेटरल फोर्स पड़ रहा है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे। तो फाइंड आउट करने के लिए ये पोर्शन दिया गया, मतलब यही है कि उसके लिए क्या निकलेगा x डिवाइडेड बाई जो ये निकला है b डिवाइडेड बाई v। v भी क्या है वही जो लेटरल फोर्स पड़ रहा है 1404 किलोमीटर। निकल निकल दोगे तो क्या पड़ेगा फर्स्ट फ्लोर के लिए, सेकेंड फ्लोर के लिए y डिवाइडेड बाई करके इंटू वी, तो वो लेटरल फोर्स। तो ये सब क्या है मैनुअल कैलकुलेशन। अब सॉफ्टवेयर की थ्रू समझो कि पुट करना है, कैसे पुट करना है तो करते हैं। पहले देख लो, एक बार देख लो, उसके बाद खुद ब खुद ट्राई करना। कॉन्सिडरेशन में क्या लेंगे, जो जो हम लोग मैनुअल कैलकुलेशन से लाए थे। तो उसके लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, समझो कि डिजाइन कर लेते हैं जो डिजाइन था हमारे पास। तो याद रखना कैसा डिजाइन था, डिजाइन ऐसा था कि लेंथ लेंथ कहाँ पे है x, समझो कि ये x है एक z है। तो लेंथ क्या है इसका, लेंथ है 20, विड्थ क्या है 15, 3 करके डिवाइड है। और इसमें क्या है 13.2, 13.2 पूरा 1 2 3 4 4 सेक्शन डिवाइड है हाइट। तो क्या करना है स्ट्रक्चर विजार्ड, सिलेक्ट ज्योमेट्री स्ट्रक्चर विजार्ड। जाने के बाद समझो कि फ्रेम आरसी फ्रेम डिजाइन कर रहे थे, तो बे फ्रेम लेते हैं। लेंथ कितना है 20, हाइट कितना है 13.2, विड्थ कितना है 15,
4 सेक्शन से डिवाइड हुआ है 5 करके, 3 सेक्शन से डिवाइड हुआ है 5 करके, और ये 4 सेक्शन से डिवाइड हुआ है, पर इसका अलग अलग वैल्यू है तो चेंजेस करना पड़ेगा। 4.2, 3.2, 3, 3, ओके, अप्लाई आ गया है। समझो कि क्या करते हैं, जनरल में जाते हैं, प्रॉपर्टीज डिजाइन करते हैं। समझो सिर्फ कैलकुलेशन करना है, डिजाइन नहीं करना है, तो कोई भी मतलब सबके लिए एक ही प्रॉपर्टीज लेते हैं, तुम्हारे तरीके से ले सकते हो अलग अलग। 0.3 कैलकुलेशन देखना है तो लोड क्या पड़ रहा है उसमें, समझो कि असाइन टू व्यू करके असाइन कर लो, नहीं तो अलग अलग करके जो सिखाया गया तो उसे करके भी करो, तुम्हें मतलब अलग पड़ेगा ऐसा नहीं है। असाइन ठीक है, सभी में बढ़ चुका है। सपोर्ट ऐड, इसके लिए सपोर्ट ऐड करूं, इसके लिए तो असाइन डायरेक्ट आते जाते हैं लोड एंड डेफिनेशन। सो इसमें क्या बोला गया था, बोला गया था कि ऐड करना है डेट लोड लाइव लोड। अब जब सीसीमिक लोड चलाएगा, मतलब अर्थक्वेक लोड आ जाएगा, सीसीमिक लोड को डिफाइन करेगा तो डेफिनेशन से लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए एक एक जोन फैक्टर है, सॉइल टाइप क्या है, उसके लिए डिफाइन डिफाइंट फैक्टर्स के थ्रू तुमको डिफाइन करना है। तो उसके लिए पहले डिफिनेशन आएगा, उसके बाद लोड के डिटेल्स में जाके उसके लिए क्रिएशन, असाइनिंग, उसके बाद एनालाइज। तो पहले डेफिनेशन में जाने के बाद सीसीमिक डेफिनेशन में क्लिक करके ऐड करोगे तो ऐसे करके सीसीमिक पैरामीटर खुलेगा, मतलब डिफाइन डिफाइंट पैरामीटर के थ्रू तुम उसमें दोगे। अब देखो ये दूसरा कोड है, तो हमें जो कोड चाहिए, इसमें जो कोड है इस सॉफ्टवेयर में, तो 2000 IS ऐसे करके दिया गया, IS 1893 से जो डिफाइन हो रहा था उसके लिए ऐसे करके दिया गया। तो इसको क्या करो, ऐड करो, ठीक है। आप इसमें जेनरेट करके भी दे सकते हो, पर ये जो सॉफ्टवेयर डिफाइन हुआ है इसमें जेनरेट नहीं करने देता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जो फैक्टर दिया गया है, जेनरेट करने का मतलब क्या है, जेनरेट करने का मतलब एक विंडो ओपन होता है, उसमें तुम क्लिक करके तुम बोल सकते हो, मतलब जोन में 1 2 3 पुट कर सकते हो, या जोन में जाके तुम सिटी पुट कर सकते हो, इंपॉर्टेंस फैक्टर तुम ले सकते हो, कितना इंपॉर्टेंस फैक्टर है उसमें से थ्रू, ठीक है। तो देखो जोन जो है, मैं क्या करूंगा, जेनरेट नहीं होगा तो क्या पुट नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं क्या करूंगा, जोन फैक्टर डिफाइन करूँ। तो जोन फैक्टर क्या चीज है, जोन फैक्टर है यहाँ पर, मैं क्या कर रहा हूँ, जोन फैक्टर क्या था, जेड का वैल्यू मेरा क्या निकला था, जेड का वैल्यू 5 के लिए क्या निकला था बोलो, 5 के लिए हम लोग क्या लिए थे, याद है, गुवाहाटी के लिए 5 के लिए जोन फैक्टर जो डिफाइन हुआ था 36.36, तो उसी को ही देंगे वापस, नहीं तो एनएक्स में आ जाओ। 5 का जो होता है 0.36 आता है, गुवाहाटी 5 है 0.36, तो उसी को क्या करना है, डिफाइन करना है। 0.36, अब बोलो रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर क्या लिए थे, उसके लिए क्या क्या निकला था, आर का वैल्यू बोलो, आर का वैल्यू क्या निकला था, आर का वैल्यू क्या पुट किए थे हम लोग, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर स्पेशल मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम के लिए 5, तो 5 पुट करना होगा उसमें। जोन
5 के अंदर स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम से बिल्ड कर रहे हैं 80 बिल्डिंग विद द स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, ऐसे हमारे 5 आर का वैल्यू। 5 इंपॉर्टेंस फैक्टर 1 था, ऑल अदर्स बिल्डिंग के लिए 1 करके डिजाइन कर रहे थे। अब रॉक सॉइल फैक्टर टाइप, मतलब टाइप देना है, मतलब कौन से टाइप में पड़ता है वो। तो हमारे पास जो सेकेंड टाइप था उसमें मतलब मीडियम सॉइल था, तो टाइप 2, तो 2 वैल्यू डालना पड़ेगा उसमें। सॉइल टाइप 2। तो टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ पर 1 डालो क्योंकि आरसी से फाइंड आउट हो रहा है टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। और डैम्पिंग रेशियो तुम दे भी सकते हो। डैम्पिंग रेशियो मतलब वो जो ऑसिलेशन करेगा, एक ऑसिलेशन के बीच के थ्रू, मतलब एक मोमेंट के बीच के थ्रू जो दूसरा ऑसिलेशन हो रहा है उसका जो रेशियो है, वो रेशियो यहाँ पर डालना पड़ेगा डैम्पिंग रेशियो के थ्रू। तो जो डाला गया है 0.5 मतलब 0.5 मतलब 5% डाला गया डैम्पिंग रेशियो करके ऐड करो तो क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा। अब ऐड हो जाएगा तो क्या ऐड करना पड़ेगा, उसके लिए जो जो रूफ के लिए जो वेट पड़ रहा था उसको भी डिफाइन करना होगा यार। तो रूफ के लिए जो वेट पड़ रहा है कैसे डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखो प्रेशर डाला गया है तो प्रेशर के थ्रू एक एक लोड को डिफाइन करेगा। अब ये कितना प्रेशर डाला गया है, पूरा जो प्रेशर कैलकुलेट हुआ है, मतलब लोड कैलकुलेट हो रहा है ऐसे नहीं, जो बोला गया था डेड लोड क्या है लाइफ लोड क्या है उसके लिए डिफाइन करना होगा। अब यहाँ पर याद रखना जो डिफिनेशन के लिए पुट हो रहा है वो प्रोडक्ट का वैल्यू लेते हैं, मतलब डायरेक्शन नहीं देना पड़ेगा, माइनस डायरेक्शन प्लस डायरेक्शन ऐसा करके उसमें पुट करना नहीं पड़ेगा। तुम क्या करो, सिर्फ उसका प्रोडक्ट का वैल्यू दो। मतलब समझो कि डेड लोड देना है तो डेड लोड कहाँ से कहाँ पड़ रहा है उसके लिए रेंज डिफाइन करके वैल्यू दे दो। तो देखो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि 12 किलो न्यूटन डेड लोड किसके लिए पड़ रहा है, घर के लिए, मतलब जो बिल्डिंग है बिल्डिंग के ऊपर, और डेड लोड फॉर रूफ के लिए अलग से पड़ रहा है। तो 12 किलो न्यूटन पूरा फ्लोर में पड़ रहा है, तो 12 किलो न्यूटन पूरा फ्लोर में पड़ रहा है तो मैं क्या करूंगा, 12 किलो न्यूटन डालूंगा और रेंज डिफाइन करूंगा। अब रेंज कैसे डिफाइन हो सकता है, यहाँ पर डिफाइन हो सकता है, देखो कितना हाइट है उसमें। तो इसमें क्या हाइट है 10.2, तो 0 से 10.2 हो गया है ऐड। आप डेड लोड है, डेड लोड सारे फ्लोर के लिए हो गया है, और क्या करना है, डेड लोड फॉर रूफ, डेड लोड फॉर रूफ क्या डाले थे 10। अब रूफ किधर है, इस हाइट में है, तो वाई का रेंज क्या डालना चाहिए 13.2। तो मैक्सिमम मिनिमम एक ही डालो 13.2, सिर्फ रूफ में डालना है तो 13.2। अब 13.2 करने के बाद यहाँ पर तुम एक मतलब 13 देके 13.2 भी कर सकते हो, ऐसे करके भी डिजाइन किया जाता है। तो मैं रूफ का जो हाइट है वही हाइट देके क्या कर रहा हूँ ऐड। अब क्या है लाइफ लोड, लाइफ लोड के लिए कंसिडरेशन नहीं लेना पड़ेगा, किसके लिए कंसिडरेशन नहीं लेना पड़ेगा, रूफ के लिए। तो लाइफ लोड कितना परसेंट आ गया था 5%, जो कैलकुलेशन किए थे उसमें हम लोग 5% के थ्रू उसमें डिफाइन करने का कोशिश कर रहे थे। अब 5% के थ्रू उसमें डिफाइन हुआ था तो हमारा जो यहाँ पर कैलकुलेशन था 4 था, 4 किलो न्यूटन सारे फ्लोर के लिए लाइफ लोड। और रूफ के लिए कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बोला गया है अर्थक्वेक की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से जो वेट कैलकुलेट करना है उसको लाइफ लोड रूफ के लिए कंसिडरेशन में नहीं लेना। तो इसका हाफ मतलब 2, तो 2 डालोगे और वही हाइट में दे दोगे कितना 0 to 10.2। डेफिनेशन हो चुका है, उसके बाद लोड केस डिटेल्स में जाने के बाद ऐड करो। समझो कि सीसीमिक, सीसीमिक कहाँ है देखो। अब सीसीमिक जो जो डायरेक्शन में देखना चाहते हो उसी इस डायरेक्शन में देखना चाहते हो उसके लिए फैक्टर ऐड कर दो। मतलब इस डायरेक्शन में कैलकुलेट करना चाहते हो, इस डायरेक्शन इस डायरेक्शन इस डायरेक्शन, जो डायरेक्शन में देखना चाहते हो उसके लिए कैलकुलेट कर सकते हो। समझो कि अर्थक्वेक ई क्यू एक्स डायरेक्शन में वैल्यू पर करना चाहते हैं ऐड।
समझो कि जेड डायरेक्शन के लिए ई क्यू जेड डायरेक्शन, और प्लस माइनस भी ऐड कर सकते हो। प्लस डायरेक्शन, यह सब प्लस डायरेक्शन में गया है, माइनस डायरेक्शन दूसरी तरीके से, दूसरी तरफ से जो लेटरल फोर्स आ रहा है, इसमें से दूसरी तरीके से जो लेटरल फोर्स आ रहा है, उसके लिए भी देख के तुम वहां पर माइनस डाल सकते हो। समझो कि ये दो भी वैल्यू देखना है तो क्या करोगे, क्लोज करके इसमें चले जाके इसमें ऐड करोगे। अब इसमें क्या ऐड करना है, ऐड करना है उसके लिए सीस्मिक लोड। सीस्मिक लोड क्या डाला गया है, एक्स डायरेक्शन के लिए +1 फैक्टर, माइनस डालोगे तो एक्स डायरेक्शन रहेगा, इसमें माइनस होगा, फैक्टर माइनस ऐड, और आ चुका है उसमें। इसके लिए ऐड करो सीस्मिक लोड जेड डायरेक्शन के लिए फैक्टर ऐड, माइनस डालोगे तो माइनस फैक्टर लेना, माइनस डायरेक्शन से देखना चाहता हूँ। हो चुका है, समझो कि एनालिसिस करते हैं। मैंने मैनुअल कुछ कैलकुलेशन नहीं किया है, सिर्फ उसमें जो जो फैक्टर चाहिए था उसमें डाल दिया गया है, अब वो खुद ब खुद सब कुछ कैलकुलेशन करके देगा। समझो कि वाल चाहिए है, समझो कि वैल्यू देखना है, व्यू आउटपुट वैल्यू में जाता है। तो देखो टाइम पीरियड ऑफ एक्स, मतलब तुम जो एक्स डायरेक्शन के लिए करना चाहते हो, तो उसके लिए जो टी का वैल्यू निकला था वो डायरेक्शन देके, टी का वैल्यू जो यहाँ पर आया था इसमें देके, इसमें क्या किया गया है, वही वैल्यू बार किया गया है। मतलब एसी बाई जी मीडियम लिए थे तो 2.5 लिए गए, लोड फैक्टर जो इम्पोर्टेंस फैक्टर डाला गया है 1। अब देखो वीवी, वीवी का वैल्यू क्या था, ये देखो एज का जो लिया गया है, वो खुद ब खुद वो कैलकुलेशन किया है, मैंने कुछ नहीं पुट किया है, एज का वैल्यू वो खुद ब खुद कैलकुलेशन कर दिया है 0.09। टोटल जो ये था, मतलब वेट था, ये टोटल वेट जो हम लोग निकल के आए थे, वन मतलब 15600, और एक्चुअली में जो पड़ रहा है तो 1404 किलो न्यूटन, जो हमने बात किए थे कैलकुलेशन से, वीवी का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर दे दिया गया। अब जेड डायरेक्शन में भी वही आएगा। अब एक एक फ्लोर में कितना आएगा वो तुम नीचे में आओगे तो देखो 7.2 मीटर में कितना पड़ रहा है। अब ये चीज क्या है, एक एक ज्वाइंट के थ्रू, मतलब कौन से ज्वाइंट में कौन से नोट में क्या क्या पड़ रहा है, अपना प्रेशर कैलकुलेट, मतलब उसका वीवी कैलकुलेट कर चुका इसके थ्रू। एक एक फ्लोर में कितना पड़ रहा है तुम कैसे निकलोगे, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया था यहाँ पर, तो वो कैलकुलेशन करके भी तुम मैनुअल कैलकुलेशन करके भी देख सकते हो मैचिंग हो रहा है कि नहीं। और इसके थ्रू देखने के लिए समझो पोस्ट प्रोसेसिंग में जाते हैं, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन अप्लाई, ओके, एनिमेशन डिफ्लेक्शन अप्लाई, ओके। तो जेड डायरेक्शन के लिए प्लस रहेगा माइनस रहेगा तो ऐसे दिखाएगा, एक्स डायरेक्शन के लिए, और एक फ्लोर के लिए देखना है कौन से वैल्यू किधर किधर पा रहे हो। तो जनरल में आओ फिर से मॉडलिंग, ज्योमेट्री, जनरल, लोड डेफिनेशन, ठीक है, ये पढ़ रहा है ऐसे करके। स्केल डेफिनेशन अप्लाई पॉइंट फोर्स,
वैल्यू देखना चाहते हैं तो सेव सिंपल लेंगे लोड वैल्यू। ओके, कौन से जॉइंट में क्या क्या लोड वैल्यू पड़ रहा है पूरा कैलकुलेट करोगे तो उस फ्लोर में कितना लोड पड़ रहा था, लैटरल लोड सब कैलकुलेट कर देगा। आप अच्छी तरीके से कैलकुलेशन करके देखोगे तो जिसका नोडल पॉइंट मतलब 1 2 3 4 नोडल पॉइंट उसमें भी ज्यादा लोड पड़ रहा है। एक फ्लोर के लिए है, ऊपर का फ्लोर के लिए भी ऐसे करके देख सकते हो। लोड वैल्यू मतलब इसमें ए वाला सेक्शन ऑन होना चाहिए। लोड वैल्यू जो यहाँ पर से देखोगे तो क्या पड़ रहा है वो जेड में जेड और एक्स इक्वल कैलकुलेशन करके हम लोग फाइंड आउट किए। जेड में जो प्रेशर आएगा एक्स डायरेक्शन से और जेड डायरेक्शन से वो एक होगा। तो एक्चुअली में क्या करना है, एक्चुअली में हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है वीवी जो हम लोग एक फॉर्मूला के साथ निकाल लेते कि कैसे वीवी को फाइंड आउट करना है। कि वीवी जो आएगा वो कैसे आएगा, डिजाइन लेटरल फोर्स से आएगा। एक बोला गया ऐसे करके 7.2.1 से देखना लेटरल फोर्स बोला गया। तो वीवी एच और डब्ल्यू, एच क्या है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट एक मतलब एक परसेंटेज है जो परसेंटेज क्या करेगा वो डब्ल्यू जो अर्थक्वेक के वजह से वहां पर जो वेट होना चाहिए उसका पूरा बिल्डिंग का, तो उसमें क्या वेट है उसका परसेंटेज उसमें वीवी करके पड़ रहा है। अब एच जो परसेंटेज कोफिशिएंट को कैलकुलेट कर रहे हो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा क्या फैक्टर उसमें अप्लाई किया गया है। तो फैक्टर जो दिया गया था, फैक्टर ऐसे करके उसमें डिफाइन किया गया था कि z/2 इंटू SA/G इंटू R/I। तो z क्या है, z सिस्मिक जोन फैक्टर है, SA/G जो कंसिडरेशन लेके कैसे बार निकलेगा SA/G में वैल्यू जो हमें कंसिडरेशन लेना है किसके लिए, कौन से सॉइल के लिए हो रहा है, उसमें कौन से सॉइल के लिए कैलकुलेशन हो रहा है। और यहाँ पर क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डिंग। तो स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डिंग कैसे निकलते हैं, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर से। रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर तुम ओएमआर से डिजाइन करोगे क्या एसएमआर से डिजाइन करोगे वो तुम्हारे जोन के ऊपर डिपेंड करता है। और आई मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, कितना इम्पोर्टेंस देना चाहते हो उसके लिए। तो इसके बाद हम लोग क्या फाइंड आउट किए थे, फाइंड आउट किए थे डब्ल्यू। डब्ल्यू कैसे फाइंड आउट हुआ होगा, डेट लोड, तो वहां पर डेट लोड सभी डेट लोड रहेगा जो डेट लोड है। लाइफ लोड क्या कैलकुलेशन होगा, लाइफ लोड के लिए हम लोग बोले थे कि 50% उसके लिए भी कोड देखना पड़ेगा क्या बोला गया। वहां पर बोला गया कि अबव 3 किलोन्यूटन रहेगा तो 50% कंसिडर करना, 3 किलोमीटर से कम रहेगा तो 25% लाइफ लोड के लिए। और रूफ के लिए जो लाइफ लोड पड़ रहा है वो कंसिडरेशन में नहीं लेना, ऐसे करके बोला गया। कौन से सिस्टम में बोला गया है देखते हैं, 7.3.1 में बोला गया इसके ऊपर। फॉर कैलकुलेशन फॉर डिजाइन इंसिस्टिंग फोर्स ऑफ बिल्डिंग इम्पोज लोड ऑन रूफ नीड नॉट बी कंसिडर्ड। ऐसे करके सब कुछ हम लोग निकल देने के बाद हम लोग क्या किए थे, हम लोग एक एक करके भी निकल सकते कौन से फ्लोर में कौन से वैल्यू आएगा। तो कौन से फ्लोर में कौन से वैल्यू आएगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पर डाला गया था QI करके, ठीक है। अब QI क्या है, QI भी एक कोफिशिएंट है, एक कोफिशिएंट नहीं VV नहीं, एक कोफिशिएंट इंटू VV। अब उसका कितना परसेंट रहेगा वो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए वहां पर बोला गया WI/HI। WI क्या है, उस फ्लोर का वेट, कौन सा वेट, डेड लोड प्लस लाइफ लोड। अब रूफ के लिए डेड लोड है कि लाइफ लोड है जो कंसिडरेशन में ले रहे हो वैसे करके। हाइट क्या है, उस फ्लोर का कितना हाइट है उसका स्क्वायर करोगे। पूरा बिल्डिंग का जो एक एक करके निकलने के बाद समेशन होगा उसके थ्रू ही क्या करोगे, उसको डिवाइड कर दोगे और इंटू VV करोगे तो एक एक फोर्स में एक एक हाइट के लिए एक एक निकलेगा। समझो कि फर्स्ट फ्लोर के लिए एक वैल्यू निकला है, सेकंड फ्लोर के लिए एक वैल्यू, थर्ड फ्लोर के लिए एक वैल्यू, इनटू जो पूरा कैलकुलेशन हो रहा है समेशन ऑफ दिस इनटू VV करके
एक एक मतलब डिजाइन लेटेड फोर्स एट फ्लोर आई। आई मतलब आई यहाँ पर कितना स्टोरीज है, उसका स्टोरीज का कितना हाइट, एक एक हाइट के लिए एक एक वैल्यू निकलेगा, उसके कैलकुलेशन वही वैल्यू वो डिफाइन कर रहे हैं ऐसे करके, वही वैल्यू वो दे रहा है ऐसे करके, जैसे कि लेवल एट 10.2 में इतना, तो एक एक नोट में कितना वैल्यू पड़ रहा है देख। तो जो आज दिखाया गया है खुद ब खुद ट्राई करो कैलकुलेशन करके। अब इसका ही लेना है, इसका ही वैल्यू लेना है ऐसा नहीं है, तुम तुम्हारे तरीके से वैल्यू लो, वैल्यू लेके करने का कोशिश करना।